नमस्कार, जय हिंद। कैसे हैं आप सब? आई होप आप सभी अच्छे हैं और आप सबों की प्रिपरेशन बहुत अच्छे तरीके से हो रही है। दोस्तों, आज के इस क्लास में 26 मई 2025 से संबंधित करंट अफेयर्स के प्रश्नों को आप देखेंगे, जिसमें बिहार, राष्ट्रीय, अंतर्राष्ट्रीय तीनों घटनाओं का संग्रह होगा और तमाम जानकारी हमेशा की तरह मैं आपको विस्तृत तौर पर देने वाला हूं। तो पूरे वीडियो को आप सभी ध्यानपूर्वक देखेंगे। अच्छा, जितने भी अभ्यर्थी पहली बार हमसे जुड़े हैं, आपको बता दूं, अगर आप बिहार से संबंधित, बिहार में आयोजित होने वाले किसी भी एग्जाम की प्रिपरेशन में लगे हैं, तो करंट अफेयर्स की क्लासेस को पूरी निरंतरता के साथ डेली बेसिस पर यहाँ पर आपको फॉलो करना है। निश्चित तौर पर आपकी तैयारी बेहतर हो जाएगी। चलिए, आज की इस क्लास की शुरुआत करते हैं, लेकिन उससे पहले दरअसल पिछले वीडियो में एक प्रश्न हमने आपसे पूछा था। उस प्रश्न को हम यहाँ पर देख लेते हैं। देखिए, ये प्रश्न था कि किस जिले में बिहार का पहला अंडरग्राउंड सबवे बनकर तैयार हुआ है, जिसका उद्घाटन हाल ही में मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के द्वारा किया गया। इसको लेकर डिटेल जानकारी हमने आपको दिया है। विकल्प नंबर ए इस प्रश्न का राइट आंसर होगा कि पटना में इसका उद्घाटन हुआ। पिछले वीडियो में इसकी चर्चा हमने किया था। अच्छा, एक बात ये ध्यान रखेंगे, जितने भी लोग पहली बार हमसे जुड़े हैं या फिर इस सीरीज के वीडियोज को देख रहे हैं, आप ये ध्यान रखेंगे, हमारे जितने भी स्टडी मटेरियल है करंट अफेयर्स के, चाहे वो डेली, मंथली और ईयरली, इसके अतिरिक्त और भी बहुत सारे नोट्स होते हैं करंट अफेयर्स के, जो केवल और केवल आपको इस कोर्स के माध्यम से मिल जाएगा। बिहार के एग्जाम की प्रिपरेशन में लगे हैं तो इसके माध्यम से आप करंट अफेयर्स की तैयारी एकदम बेहतर बना सकते हैं। हजारों लोग इस कोर्स में हैं, आप भी इसे ज्वाइन कर सकते हैं और जो यहाँ पर पीडीएफ आपको मिलेंगे उसे प्रिंट करके अपनी तैयारी को बेहतर तरीके से संचालित कर सकते हैं। अच्छा, आप सभी को मालूम है 71वीं बीपीएससी एग्जाम के लिए टेस्ट सीरीज की शुरुआत हो चुकी है और ऐसे में कल आपको प्रैक्टिस सेट नंबर 5 दिया गया था। 70 फुल लेंथ टेस्ट है। एक्चुअली टेस्ट की जो संख्या वो 220 प्लस है, जिसमें सेक्शनल टेस्ट और फुल लेंथ टेस्ट है। फुल लेंथ टेस्ट में जो 70 टेस्ट है, उसमें से 5वां टेस्ट आपको कल प्रदान किया गया है। अच्छा, जो लोग अभी तक नहीं ज्वाइन कर पाए हैं, एप्लीकेशन पे जाइएगा, टेस्ट सीरीज वाले सेक्शन में ये वाला आइकन पे आपको फुल लेंथ टेस्ट मिलेगा, जो रेड वाला आपको दिख रहा है। यहाँ पर आपको अगला सेट मिलेगा अगले संडे को। फिलहाल जो हमारा शेड्यूल है टेस्ट का, वो संडे वाइज ही है, यानी कि अभी हम प्रत्येक संडे को 9 बजे प्रैक्टिस सेट का आयोजन कर रहे हैं। हालांकि टेस्ट को आप बाद में भी सबमिट कर सकते हैं। अच्छा, लेकिन अभी जब इस एग्जाम की नोटिफिकेशन जारी हो जाएगी तो शेड्यूल में हम कुछ बदलाव करेंगे, क्योंकि हमें 70 फुल लेंथ टेस्ट पूरा करना है। तो वो चीज़ हमारे ऊपर छोड़ दीजिए, उसकी चिंता मत कीजिए। बहुत लोग कमेंट कर रहे थे, इसलिए मैं यहाँ पे बता रहा हूँ। यही वो कोर्स है जिसमें आपको मिलेगा। अच्छा, नए लोग जो खास करके इस कोर्स को ज्वाइन करेंगे, यहाँ पर ये कूपन कोड अप्लाई कीजिएगा। एक्चुअल फी तो 399 है, लेकिन कूपन कोड अप्लाई करेंगे 299 में ये आपको मिल जाएगा। अच्छा, ये ऑफर जल्द ही समाप्त होने वाले हैं। 31 तारीख को ये ऑफर समाप्त हो जाएगा। आप लोग जल्दी से इसे ज्वाइन कर लीजिए, एक सुनहरा अवसर है। यहाँ पर एडिशनल डिस्काउंट आपको देखने को मिल रहा है। चलिए, अब यहाँ पर हम सेशन की शुरुआत करते हैं पहले प्रश्न से। देखिए, प्रश्न है कि बीसीसीआई ने हाल ही में इंग्लैंड दौरे के लिए भारतीय क्रिकेट टीम की घोषणा की है। बताएं कि इसमें बिहार के कितने खिलाड़ी शामिल हैं। एक्चुअली इंग्लैंड दौरे के लिए जो भारतीय क्रिकेट टीम की घोषणा बीसीसीआई द्वारा किया गया है, इसको हम कल देखेंगे। पूरी टीम को लेकर जानकारी हम देंगे, साथ ही साथ आपको ये भी बतलाएंगे जो क्रिकेटरों का जो अनुबंध होता है, एक्चुअली जो कैटेगरी में डिवाइड किया जाता है, A++, A+B, C कैटेगरी जो होती है, तो ये चीजें हम कल डिस्कस करेंगे। लेकिन फिलहाल इस प्रश्न में बात हम करेंगे इंग्लैंड दौरे के लिए जो भारतीय क्रिकेट टीम की घोषणा हुई है, एक्चुअली उसमें बिहार के कितने खिलाड़ी शामिल हैं। ध्यान दीजिएगा, इसका राइट आंसर है विकल्प नंबर बी, यानी कि 4 खिलाड़ी का चयन किया गया है जो मूल रूप से बिहार से संबंधित है। देखिए, यहां पर वही लिखा गया कि भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड यानी कि बीसीसीआई ने इंग्लैंड दौरे के लिए क्रिकेट टीम की घोषणा की है और इसमें बिहार के 4 खिलाड़ी को शामिल किया गया है। इनमें आपको नाम दिखेगा आकाशदीप, मुकेश कुमार, ईशान किशन और वैभव सूर्यवंशी। यहाँ पर कुछ डिटेल जानकारी इनके जिले के बारे में या फिर वो किस टीम की ओर से खेलते हैं, किस राज्य का प्रतिनिधित्व किए हैं, वो चीज़ें यहाँ पर लिखा गया है। जैसे आकाशदीप की हम बात करें, आप जानते हैं इनका जन्म 1996 में रोहतास जिले में एक जगह है डेहरी, यहीं पर हुआ था। और हालांकि आकाशदीप बिहार क्रिकेट बोर्ड के बजाय बंगाल से खेलते हैं और उन्हें इंग्लैंड दौरे के लिए इंडिया ए टीम में शामिल किया गया है। ये बंगाल क्रिकेट का प्रतिनिधित्व किया, हालांकि रहने वाले बिहार के हैं। उसी प्रकार से मुकेश कुमार जो कि एक तेज गेंदबाज है, उनका जन्म 1993 में बिहार के गोपालगंज में हुआ था, जो यहाँ पर आपको दिख रहा है। एक्चुअली हम ये जानकारी आपको दे भी चुके हैं जब इनका एक्चुअली में डेब्यू हुआ था। अच्छा, आपको ये ध्यान रखना कि ये बिहार के लिए नहीं खेले हैं, जबकि ये बंगाल क्रिकेट से खेले हैं और उन्हें भी इंग्लैंड दौरे के लिए इंडिया ए में चुना गया है, यानी इंडिया ए टीम में। ईशान किशन की बात करें तो विकेट कीपर बल्लेबाज हैं और इन्होंने बहुत उपलब्धि अपने क्रिकेट में हासिल किया है। 1998 में बिहार की राजधानी पटना में इनका जन्म
जन्म हुआ है। आप ये ध्यान रखें, ईशान किशन भी बिहार से नहीं खेले बल्कि झारखंड से खेलते हैं या फिर झारखंड का प्रतिनिधित्व किया है, ये ध्यान रखिए। अच्छा, इनका भी चयन इंडिया ए टीम में हुआ है। वहीं पर एक नाम है वैभव सूर्यवंशी, जो कि बिहार के समस्तीपुर के रहने वाले हैं और इन्होंने अभी हाल ही में आईपीएल में जो 18वां संस्करण अभी आयोजित हो रहा है, यहाँ पर तबाही मचाई है। आईपीएल के इतिहास का दूसरा सबसे तेज शतक इन्होंने बनाया महज 35 गेंद में, ये ध्यान रखिएगा। अब आपको बता दूं 14 वर्ष महज इनकी उम्र है वैभव सूर्यवंशी की, एक बल्लेबाज हैं और इनका जन्म 2011 में बिहार के समस्तीपुर में हुआ था और इंग्लैंड दौरे के लिए उन्हें अंडर 19 टीम में चुना गया है। तो इतनी जानकारी खासकर अभी बिहार के खिलाड़ियों को लेकर है। देखिए एक्चुअली बिहार की तरफ से ये तीनों मतलब बिहार का प्रतिनिधित्व तो नहीं किया है, लेकिन मूल रूप से बिहार के रहने वाले हैं, ये चीज ध्यान रखिए। तो ये इंपॉर्टेंट है। अब यहाँ पर फिलहाल इतनी जानकारी के बाद हम चलते हैं दूसरे प्रश्न पे। देखिए दूसरा प्रश्न है कि मानव संसाधन प्रबंधन प्रणाली यानी कि HRMS, जो अभी हाल ही में खबरों का विषय है, बताएं कि बिहार सरकार द्वारा सरकारी सेवाओं में पारदर्शिता और तकनीकी सशक्तिकरण के उद्देश्य यह कब शुरू की गई थी। देखिए इसको लेकर हम चर्चा करेंगे। फिलहाल राइट आंसर जो है इसकी शुरुआत एक्चुअली में हुई थी अगस्त 2022 में। आइए संबंधित तथ्यों को हम यहाँ पर देखते हैं। आपको बता दूं कि बिहार सरकार द्वारा सरकारी सेवाओं में पारदर्शिता, गति और तकनीकी सशक्तिकरण के उद्देश्य लागू की जा रही मानव संसाधन प्रबंधन प्रणाली यानी कि HRMS अब एक नया मुकाम पर पहुंच गई है। दरअसल यहाँ पर यह इसलिए लिखा गया है क्योंकि अभी हाल ही में 23 मई 2025 को अपर मुख्य सचिव सब मिशन निदेशक, एक्चुअली हम बात कर रहे हैं इसके, तो इसके मिशन निदेशक डॉक्टर वी राजेंद्र द्वारा 4 महत्वपूर्ण मॉड्यूल के हस्तक का औपचारिक लोकार्पण किया गया या फिर बोल सकते हैं पुस्तिका का लोकार्पण किया गया, जिनमें यहाँ पर आपको बता दूं एक्चुअली तस्वीर में आप यहाँ पर देख रहे हैं, जिनमें कर्मियों का पंजीकरण, ई सेवा पुस्तिका, कर्मचारी स्वयं सेवा और छुट्टी प्रबंधन शामिल है। यानी कि ये इन्हीं सारी विषय वस्तु पर केंद्रित है जिसका अभी हाल ही में औपचारिक लोकार्पण किया गया डॉक्टर वी राजेंद्र द्वारा। अब यहाँ पर ध्यान रखिए HRMS यानी कि जो एक्चुअली मानव संसाधन प्रबंधन प्रणाली परियोजना की बात करें, इसकी शुरुआत अगस्त 2022 में की गई थी। एक्चुअली यहाँ पर यही हमने प्रश्न में आपसे पूछा था, ठीक है। अब आपको बता दूं कि इसे चरणबद्ध तरीके से या फिर चरणबद्ध रूप से पूरे राज्य में लागू किया जा रहा है। अच्छा, यह बिहार प्रशासनिक सुधार मिशन सोसाइटी द्वारा संचालित एक अत्याधुनिक और प्रभावशाली प्रणाली है जो कि सरकारी कर्मचारियों के जीवन को सरल बनाने की दिशा में एक क्रांतिकारी कदम है। तो इसी के सफल संचालन के लिए अभी हाल ही में इसका लोकार्पण किया गया है। आई होप कि ये चीजें यहाँ पर क्लियर है। अब हम चलते हैं अगले प्रश्न पे। देखिए निम्नलिखित में से किस देश ने, ये तीसरा प्रश्न है कि निम्नलिखित में से किस देश ने हाल ही में गोल्डन डोम नामक मिसाइल रक्षा प्रणाली योजना की घोषणा की है। काफी इंपॉर्टेंट प्रश्न है। इसका राइट जो आंसर यह है विकल्प नंबर सी। ये घोषणा अभी हाल ही में अमेरिकी सरकार द्वारा किया गया, अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप द्वारा किया गया है। आपको बता दूं कि अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप जो हाल ही में 20 मई 2025 को देश की रक्षा के लिए गोल्डन डोम नामक मिसाइल रक्षा प्रणाली की घोषणा की है। अब यह है क्या, कैसे संचालित होगी, इनिशियल स्टेज में जो जानकारी निकल कर आती है वो चीजें यहाँ पर आपके बीच है और यह है बहुत इंपॉर्टेंट। VVI प्रश्नों में इसे रखिएगा। देखिए इस रक्षा प्रणाली की कुल जो लागत होगी जो अभी कही जा रही है $175 बिलियन यानी कि 175 अरब डॉलर होगी और इसका नेतृत्व अमेरिकी स्पेस फोर्स के वाइस चीफ जनरल माइकल ग्वेटलिन द्वारा किया जाएगा या फिर ये करेंगे। अच्छा, गोल्डन डोम मिसाइल रक्षा प्रणाली लगभग 3 वर्षों में चालू हो जाएगा। आगामी 3 वर्षों में इसके शुरू होने की उम्मीद है और इसका जो उद्देश्य है ये बैलिस्टिक साथ क्रूज मिसाइल है, जो बैलिस्टिक मिसाइल के प्रकार होते हैं और क्रूज मिसाइल, हाइपरसोनिक मिसाइल समेत अन्य हवाई खतरों का एकदम डट कर मुकाबला कर देश की रक्षा करना, ये इसका उद्देश्य होगा। जिस प्रकार से आए दिन मिसाइल हमला के बारे में सुनते रहते हैं, तो देश को बचाने की, देश को रक्षा पहुंचाने की दिशा में एक कवच के रूप में ये कार्य करेगा, जिसको लेकर अभी घोषणा हुई है। देखिए यह रक्षा प्रणाली की बात करें तो यह भूमि, समुद्र और अंतरिक्ष में अगली पीढ़ी की तकनीकों को तैनात करेगा, जिससे अंतरिक्ष आधारित सेंसर और इंटरसेप्टर जिसमें शामिल होंगे, जो विशेष तौर पर समुद्र, भूमि और खास करके अंतरिक्ष से आने वाली खतरों का जवाब देगा। और ये मतलब जो नेक्स्ट लेवल का जो एडवांस सिस्टम है, मतलब
वो एक प्रकार का है, तो इसकी घोषणा अभी हाल ही में भी है। अच्छा, ये जो एक्चुअली हम गोल्डन डोम की बात कर रहे हैं, तो ये कहाँ से प्रेरित है, ध्यान दीजिएगा, यह इजराइल की आयरन डोम से प्रेरित है, जो कि इस योजना में एक अधिक जटिल ढाल की कल्पना की गई है। यानी कि मजबूत ढाल, ढाल मतलब क्या, जैसे कि सैनिकों के पास जो ढाल होती है, मतलब वो खुद की रक्षा के लिए, मतलब वही शब्द यहाँ पर है कि रक्षा की, मतलब अधिक पैमाने पे एक अलग स्टेज का, नेक्स्ट लेवल का जो ढाल की कल्पना इसमें की गई है। तो ये भूमि और अंतरिक्ष दोनों में फैले एक बहुत बड़े और विविध क्षेत्र के लिए बनाई गई है। यहाँ पर एक शब्द छूट गया है, जल भी इसमें शामिल है, भूमि, समुद्र और अंतरिक्ष, तीनों में ये सहायता एक प्रकार से रक्षा प्रदान करेगा। तो ये कहाँ से प्रेरित है, तो इजराइल की जो आयरन डोम जो मिसाइल जो खास करके रक्षा प्रणाली है, उससे ये प्रेरित है। तो फिलहाल इस प्रश्न से इतनी जानकारी यहाँ पर ध्यान रखिएगा, ठीक है, क्योंकि ये अभी गोल्डन डोम खबरों में है, तो आपसे पूछा जा सकता है कि आयरन डोम कहाँ की मिसाइल रक्षा प्रणाली है, तो इजराइल की। चलिए, चौथा प्रश्न भी अति महत्वपूर्ण है। प्रश्न है कि निम्नलिखित में से किस केंद्रीय औद्योगिक सुरक्षा बल यानी कि सीआईएसएफ महिला अधिकारी ने हाल ही में माउंट एवरेस्ट फतह कर ऐतिहासिक उपलब्धि हासिल की है। देखिए, बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है ये। सीआईएसएफ के अगर हम बात करें इतिहास में, ये पहली महिला है जो माउंट एवरेस्ट की फतह की है। इनका नाम है गीता सामोता, यानी कि विकल्प नंबर ए इस प्रश्न का राइट आंसर होगा। आपको बता दूं, केंद्रीय औद्योगिक सुरक्षा बल यानी कि सीआईएसएफ की सब इंस्पेक्टर गीता सामोता, जिन्हें आप यहां पर तस्वीर में देख रहे हैं, अभी हाल ही में 19 मई 2025 को विश्व की सबसे ऊंची चोटी माउंट एवरेस्ट, जो कि 8,849 मीटर की ऊंचाई पर स्थित है, इसकी चढ़ाई कर ऐतिहासिक उपलब्धि हासिल की है। 8,848 या फिर 8,849 तकरीबन यही ऊंचाई है, थोड़ी घटती बढ़ती रहती है। ये ध्यान रखिए, इसकी चढ़ाई करके ये सफलतापूर्वक चढ़ाई की है, जो यहाँ पर तिरंगा भी ये लहरा रही है। तो ध्यान रखिए, ये सीआईएसएफ की पहली महिला अधिकारी बनी है जो ये मुकाम हासिल की है। इसके साथ ही यहाँ पर वही पॉइंट लिखा गया है कि वे ऐसा करने वाली सीआईएसएफ की पहली अधिकारी बन गई। अच्छा, इनकी बात करें, 35 वर्ष उम्र है गीता सामोता की, जो कि राजस्थान में एक जिला है सीकर, यहीं के एक गाँव है चाक, यहाँ की ये रहने वाली है। हालांकि शुरुआत में भी एक हॉकी खिलाड़ी थे, लेकिन पैर में चोट लगने के कारण वे खेल से दूर हो गई। 2011 में फाइनली उन्होंने सीआईएसएफ ज्वाइन की थी। तो इनके बारे में कुछ जुड़ी हुई जरूरी जानकारी है जो ध्यान आप रख सकते हैं। हालांकि उतना इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन इंपॉर्टेंट यहाँ पर यह है कि ये कहाँ की रहने वाली है, ये ध्यान रखिएगा। अगला पॉइंट यहाँ पर एक ये है कि 16 मई 1975 को जापान की जुंको ताबेई माउंट एवरेस्ट पर चढ़ने वाली पहली महिला बनी थी। अगर पूरे विश्व में माउंट एवरेस्ट पर चढ़ने वाली किसी महिला की बात हो तो जापान की जुंको ताबेई माउंट एवरेस्ट पर चढ़ी थी। कब चढ़ी थी, तो 16 मई 1975 को। हालांकि भारतीयों में बात करें तो 23 मई 1984 को बछेंद्री पाल, जो उत्तराखंड की है, ये माउंट एवरेस्ट पर चढ़ने वाली पहली भारतीय महिला बनी थी। मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ये आपको ध्यान हर हाल में रखना है, यहाँ से प्रश्न एग्जाम में बनते हैं। अच्छा, माउंट एवरेस्ट को लेकर कुछ बेसिक से जानकारी आपको बताएं अगर हम, तो ये हिमालय की सबसे ऊंची चोटी और दुनिया का सबसे ऊंचा पर्वत है, ये ध्यान रखिए। यह तिब्बत और नेपाल की सीमा पर स्थित है, ये भी पूछा जा सकता है कहां अवस्थित है। अच्छा, एक इंपॉर्टेंट पॉइंट यहां पर, ये नेपाल में सागर माथा के नाम से, जबकि तिब्बत में चोमोलुंगमा के नाम से जाना जाता है, और ये पॉइंट एग्जाम में पूछा हुआ है। बहुत इंपॉर्टेंट जानकारी है, ध्यान आप लोग रखेंगे। आइए माउंट एवरेस्ट को लेकर कई जानकारी और भी हम यहाँ पर आपको दे दें। दरअसल माउंट एवरेस्ट पर चढ़ने वाली महिलाओं की बात करें तो दुनिया की पहली महिला है जुंको ताबेई, जो कि जापान की 16 मई 1975 को चढ़ी थी, ये अभी हम आपको बतला चुके हैं। जबकि पहली भारतीय महिला है बछेंद्री पाल, उत्तराखंड की, 23 मई 1984 को चढ़ी थी। सबसे कम उम्र की लड़की की बात करें तो मालव नावथपूर्णा, जो तेलंगाना की 2014 में चढ़ी। दुनिया की सबसे उम्रदराज महिला की बात करें तो ज्योति आत्री, मध्य प्रदेश की, 2023 में चढ़ी। 2 बार चढ़ने वाली पहली महिला का नाम है संतोष यादव, ये हरियाणा की है, 92 और 93 में लगातार 2 बार चढ़ी थी। दुनिया की पहली विकलांग महिला है अरुणिमा सिन्हा, ये उत्तर प्रदेश की, जो 2013 में सफलतापूर्वक चढ़ाई की थी माउंट एवरेस्ट की, जो एक्चुअली यहाँ पर तस्वीर में आप देख रहे हैं। अच्छा, इससे जुड़ी हुई कुछ और भी जानकारी है। माउंट एवरेस्ट पर चढ़ने वाले भारतीयों में अगर हम देखें
तो 20 मई 1965 को पहले भारतीय कौन बने थे? लेफ्टिनेंट कर्नल अवतार एस चीमा। यहाँ पर भारतीयों में बात कर रहे हैं, ध्यान दीजिएगा। और फिर उसके बाद दूसरा नाम भारतीयों में आता है यहाँ पर बछेंद्री पाल का, जो कि पहली महिला भी इसमें चढ़ने वाली बनी थी, ठीक है। उसके बाद नाम आता है संतोष यादव का, फिर अरुणिमा सिन्हा का। तो ये चीजें यहाँ पर ध्यान रखिए। आगे हम बढ़ते हैं, एक जानकारी जो महत्वपूर्ण है आपको बता दूं, 1830 से 1843 तक भारत के प्रथम सर्वेयर जनरल सर जॉर्ज एवरेस्ट थे। तो पिछले साल 4 जुलाई 2023 को उनकी 200, अच्छा यहाँ पर एक चीज सुधार लीजिएगा, पिछले साल 4 जुलाई 2024 को उनकी 233वीं जयंती मनाई गई है, ये यहाँ पर आप लोग ध्यान रखेंगे। अच्छा, इस वर्ष 2024 में 235वीं जयंती मनाई जाएगी। अच्छा, सर जॉर्ज एवरेस्ट जो इंग्लैंड के, इन्हीं के नाम पर ये दुनिया की सबसे ऊंची चोटी माउंट एवरेस्ट का नाम पड़ा है। हालांकि नेपाल में स्थानीय लोग इसे सागर माथा कहकर संबोधित करते हैं, जिसे स्वर्ग का शीर्ष के नाम से जाना जाता है। एक चीज यहां पर समझिएगा, दरअसल अगर हम बात करें यहां पर सागर माथा की, आपको बता दूं अभी हमने रिसेंटली आपको कल वाले वीडियो या फिर परसों वाले वीडियो में एक जानकारी हमने दिया था सागर माथा संवाद को लेकर, जो काठमांडू में आयोजित हुआ है। और ये पहला संस्करण है और बहुत इंपॉर्टेंट है। पूरी दुनिया में खास करके पर्वतों को लेकर आवाज उठाने का एक प्रकार का ये पहल है। जो जानकारी हमने आपको दिया है उसे जरूर याद रखिएगा। देखिए, क्लासेस को निरंतरता के साथ फॉलो करेंगे तो ये चीजें चेन बन के आपको याद रहेगी, ठीक है। अगला पॉइंट यहाँ पर है कि एवरेस्ट की चोटी पर चढ़ने वाले पहले इंसान ऑकलैंड के सर एडमंड हिलेरी थे। इन्होंने नेपाल के पर्वतारोही शेरपा तेंजिंग नोर्गे के साथ 29 मई 1953 को माउंट एवरेस्ट की चढ़ाई कर चढ़ाई कर विजय प्राप्त की थी। अच्छा, यहाँ पर जो तस्वीर में आप यहाँ पर देख रहे हैं इन्हें, सर एडमंड हिलेरी को, जो कि ऑकलैंड के हैं, इनके साथ हैं यहाँ पर तेंजिंग नोर्गे, यहाँ पर नेपाल के रहने वाले हैं, जो कि प्रथम बार था जब एवरेस्ट पर्वत की चढ़ाई की गई थी किन्हीं के द्वारा, माउंट एवरेस्ट की। दरअसल वो तिथि कौन सी थी? तो 29 मई 1953 को। तो इतनी बातें फिलहाल यहाँ पर याद रखना है। अगले प्रश्न पे आते हैं। 5वां प्रश्न मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न है। देखिए, इस सीरीज में हमारा यही प्रयास रहता है कि हम केवल और केवल महत्वपूर्ण प्रश्नों का संग्रह आपके बीच लेकर आए, क्योंकि किसी भी एग्जाम के दृष्टिकोण से अगर हम देखें, जितना जरूरी यह है कि हमें क्या पढ़ना है, उतना ही जरूरी यह भी हो जाता है कि हमें क्या नहीं पढ़ना है, ठीक है। तो जो इंपॉर्टेंट प्रश्न होते हैं, विशेष तौर पर जो पूछे जाने की संभावना होती है, वो चीजें हम आपको बतलाते हैं। देखिए, ये सीरीज 4 साल से संचालित हो रही, इतना तो अनुभव हमें हो गया कि कहाँ से प्रश्न बनता है। तो पूरी निरंतरता के साथ, पूरी शिद्दत के साथ यहाँ पर हमें फॉलो कीजिएगा और भरोसा जरूर रखिएगा, यहाँ से जो हम पढ़ते हैं एग्जाम में जरूर पूछा जाएगा। जिस प्रकार से जानकारी हम आपको दे रहे हैं, तो भरोसा बहुत जरूरी है। देखिए, अगला 5वां प्रश्न है कि निम्नलिखित में से किस लघु कहानी संग्रह के लिए भारतीय लेखिका बानो मुश्ताक और अनुवादक दीपा भट्टी को अंतरराष्ट्रीय बुकर पुरस्कार 2025 जीता है या फिर इन्हें मिला है? देखिए, इस कहानी संग्रह के लिए बानो मुश्ताक और दीपा भट्टी ने अंतरराष्ट्रीय बुकर पुरस्कार 2025 जीता है। राइट जो आंसर है, ये रचना है लघु कहानी संग्रह, दरअसल ये एक हार्ट लैम्प, इसके लिए इन्होंने ये पुरस्कार अंतरराष्ट्रीय बुकर पुरस्कार 2025 जीता है। आइए डिटेल में इसे हम समझते हैं, एकदम पूरी जानकारी यहाँ पर हमने लिखा है। देखिए, अंतरराष्ट्रीय बुकर पुरस्कार जो कि यूनाइटेड किंगडम में आयोजित एक अंतरराष्ट्रीय साहित्यिक पुरस्कार है। हाल ही में 2025 का अंतरराष्ट्रीय बुकर पुरस्कार बानो मुश्ताक को उनकी लघु कहानी संग्रह हार्ट लैम्प, जो कि कन्नड़ भाषा में लिखी गई है, इसके लिए इन्हें प्रदान किया गया, जिसका अंग्रेजी भाषा में अनुवाद दीपा भट्टी द्वारा किया गया है। दोनों को आप यहाँ पर देख सकते हैं। अब यहाँ पर एक पॉइंट निकल कर आता है, अंतरराष्ट्रीय बुकर पुरस्कार जीतने वाली ये कन्नड़ की पहली रचना, यानी कन्नड़ भाषा में लिखी गई ये पहली रचना है। अच्छा, अंतरराष्ट्रीय बुकर पुरस्कार किसी भी रचना के पुस्तक को मिल सकता है, या फिर जो रचना होती है किसी भी भाषा में उसको मिल सकता है, लेकिन एक कंडीशन है, अनुवाद उसका अंग्रेजी में होना चाहिए, उससे ये पुरस्कार मिलता है। ये ध्यान आपको रखना है। इसको लेकर डिटेल में भी कई बार हमने चर्चा किया। शॉर्ट में ये ध्यान रखिए कि जो रचना होती है, जो मूल रचना होती है, उसका अंग्रेजी में जो अनुवाद होता है उसे मिलता है। ये शॉर्ट में यहाँ पर ये ध्यान रखिए। अच्छा, अगला पॉइंट है कि हार्ट लैम्प नामक लघु कथा संग्रह, जिसमें कि कुल 12 कहानियां शामिल है, जो कि 90 के दशक से लेकर 2023 तक कर्नाटक की मुस्लिम महिलाओं के रोजमर्रा के संघर्षों को दर्शाती है। ये इन्हीं पर आधारित है, ये चीज ध्यान रखिए। अच्छा, बानो मुश्ताक की बात करें तो कर्नाटक की ही रहने वाली है, ये एक कन्नड़ लेखिका है। एक बार मैं पुनः दोहरा दूं, जो अभी हार्ट लैम्प को जो ये पुरस्कार मिला है, खास करके बानो मुश्ताक को, ये कन्नड़ भाषा में लिखित ये पहली रचना है जिन्हें अंतरराष्ट्रीय बुकर पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। ये चीजें आई होप कि यहाँ पर क्लियर है। अच्छा, अंतरराष्ट्रीय बुकर पुरस्कार, जिसे कि पहले मैन बुकर पुरस्कार के रूप में जाना जाता था, इसकी स्थापना वर्ष 2005 में हुई थी। ये इसका लोगो है, ये यहाँ पर ध्यान रखिए। आइए अब यहाँ पर अंतरराष्ट्रीय बुकर पुरस्कार के बारे में 22 से लेकर 25 तक
जो पूरी की पूरी जानकारी है एकदम विस्तृत तौर पर हम देखते हैं। पिछली बार यहाँ पर बीपीएससी टीआरई वाले एग्जाम में प्रश्न बना था और वो चीजें यहाँ पर हम बाकायदा आपको बताने वाले हैं, ध्यान दीजिए। 2022 में ये भारत के लिए एक बड़ा एकदम अच्छा मतलब कह सकते हैं वर्ष था, जो कि अंतर्राष्ट्रीय बुकर पुरस्कार भारत को मिला था। ये उत्तर प्रदेश की रहने वाले गीतांजलि श्री को मिला था टॉम ऑफ सैंड यानी कि रेत की समाधि के लिए, और इसका अंग्रेजी में अनुवाद डेजी रॉकवेल द्वारा किया गया था और ये हिंदी की पहली रचना बनी थी जो कि अंतर्राष्ट्रीय बुकर पुरस्कार प्राप्त की थी। ये ध्यान रखिए। 2023 में जॉर्जी गॉस्पोंडिनो जो कि बुल्गारिया के हैं, इनकी रचना टाइम शेल्टर के लिए और जिसका अंग्रेजी में अनुवाद एंजेला रोडेल द्वारा किया गया था, इसके लिए पुरस्कार मिला था। 2024 में जेनी एपेनबेक जो कि जर्मनी की है, इनकी रचना कैरोस को ये पुरस्कार मिला था, इसका अंग्रेजी में अनुवाद माइकल हाफमैन द्वारा किया गया। अच्छा, 2025 को लेकर तो अभी हम आपको बतला ही चुके हैं, ये ध्यान रखिए। अच्छा, एक्चुअली जो एग्जाम में पूछा गया था वो ये वाला पूछा गया था, अंतर्राष्ट्रीय बुकर पुरस्कार 2023 को लेकर। तो यहाँ पर ये 4 साल का हम आपको इसलिए दिखा रहे हैं क्योंकि 23 से 24 और 25 तो इंपॉर्टेंट है ही, 23 वाला एक्चुअली पूछा भी जा चुका है, लेकिन 22 वाला भी आपको ध्यान रखना है क्योंकि ये भारत को लेकर बहुत इंपॉर्टेंट है। आई होप ये चीजें यहाँ पर क्लियर है। आई होप ये, मैं उम्मीद करता हूँ यहाँ पर कि ये चीजें आप लोग अच्छी तरीके से रटेंगे, अच्छी तरीके से याद रखेंगे एक्चुअली, जिससे आपको एग्जाम में अगर ये प्रश्न दिखेगा तो 1 अंक आपके हाथ में होगा और बहुत आनंद आएगा जब करंट अफेयर्स के प्रश्न या फिर कोई भी प्रश्न एग्जाम हॉल में जब आप बैठे हुए रहते हैं, प्रश्न पत्र आपके सामने रहता है, तो जब प्रश्न आसानी से हल होने लगे देखते हैं तो समझिए कि तैयारी बेहतर हुई है और वो जो पल होता है वो बहुत ही आनंददायक होता है। तैयारी अगर बेहतर अभी से आप करने लगेंगे तो निश्चित तौर पर आप एग्जाम में सफल होंगे। बीपीएससी एग्जाम में समान रूप से 35 से 38 प्रश्न करंट अफेयर्स के होते हैं और इस सीरीज को अगर पूरी तरह फॉलो करते हैं, जो पीडीएफ आदि हमने आपको दिया है, जो क्लासेस हमने आपको दिए हैं, जो एक्चुअली आपका पीछे छूट भी चुका है, वो तमाम चीजें कवर हो जाएगा हमारे मंथली पीडीएफ से, ठीक है, मंथली नोट से। सपोज कीजिए कि 71वीं बीपीएससी एग्जाम में 35 ही प्रश्न करंट अफेयर्स के पूछे गए हैं और उसमें अगर आप 30 भी सही से हल करते हैं तो एक बहुत बड़ी उपलब्धि है। ये दर्शाता है कि तैयारी आपकी बेहतर हुई है, लेकिन ये तभी हो पाएगी जब चीजों को आप बेहतर तरीके से पढ़ेंगे, ठीक है, और ये आपको सफलता के नजदीक ले जाएगा। देखिए, समान रूप से 90 से 95 या फिर 100 बोल सकते हैं, हाई जाएगा तो 100 तक जाएगा, मतलब ये अराउंड 100 के आसपास मान के चलिए कट ऑफ होता है, ठीक है। मान लीजिए सभी कैटेगरी के दृष्टिकोण से 100 तक कट ऑफ है। यहाँ पर 30 अंक अगर आप करंट अफेयर से लेकर आ जाते हैं तो समझिए कि उधर कितना आसान हो जाता है, ठीक है। हमें प्रीलिम्स एग्जाम में टॉप नहीं करना है, हमें सिर्फ क्वालिफाई करना है, क्योंकि बहुत सारे लोग प्रीलिम्स एग्जाम में ये हमें देखने को मिलता है कि बहुत अच्छा रैंक लेकर आते हैं, बहुत अच्छा स्कोर आता है, लेकिन मेंस के लिए वो मतलब अच्छी तरह प्रिपेयर बिल्कुल नहीं हो पाते हैं, ठीक है। प्रीलिम्स एक क्वालिफाइंग पेपर है, बस हमें क्वालिफाई करना है, वो एक जरिया है मेंस एग्जाम देने का, ठीक है। इस चीज को ध्यान आप लोग रखिएगा, हमें उतना ही पढ़ना है जितना जरूरी है। अगला प्रश्न है, हालिया लिखित व्हाइट लिलीज नामक पुस्तक की लेखिका निम्नलिखित में से कौन है? देखिए, विकल्प में है विद्या कृष्णन, गीतांजलि श्री, बानू मुस्ताक और दीपा भट्टी। विकल्प नंबर ए इसका राइट आंसर होगा। अच्छा, 2022 में इनकी रचना टॉम ऑफ सैंड को, अभी हम आपको बतला रहे थे, क्या मिला था? अंतर्राष्ट्रीय बुकर पुरस्कार, जबकि बानो मुस्ताक जो जिसका अनुवादक दीपा भट्टी, इन्हें 2025 में मिला है अंतर्राष्ट्रीय बुकर पुरस्कार। तो ये चीजें यहाँ पर आप लोग ध्यान रखेंगे। अब आते हैं हम यहाँ पर अगले प्रश्न पे। निम्नलिखित में से कौन सा राज्य 98.2% साक्षरता दर हासिल कर देश का पहला पूर्ण साक्षर राज्य बना है? बहुत ही इंपॉर्टेंट ये प्रश्न है। ऐसे में इसका राइट आंसर है विकल्प नंबर सी, यानी कि मिजोरम। अब आपको बता दूं संबंधित तथ्य, एक्चुअली जो आंकड़े हैं ये बहुत इंपॉर्टेंट है। देखिए, मिजोरम नव भारत साक्षरता कार्यक्रम यानी कि उल्लास के तहत देश का पहला पूर्ण साक्षर राज्य बन गया है। दरअसल वर्ष 2011 की जनगणना में अगर हम देखें तो मिजोरम की साक्षरता दर 91.33% थी, जो कि तीसरे स्थान पर था। राज्यों की दृष्टिकोण से साक्षरता में मिजोरम तीसरे स्थान पर था। और कितना था साक्षरता दर? 91.33%। लेकिन अब यह बढ़कर हो चुका 98.2%। और ये सभी किससे पॉसिबल हो पाया है? तो ये जो उल्लास कार्यक्रम है इससे। तो यहाँ पर वही लिखा गया कि नव भारत साक्षरता कार्यक्रम के अंतर्गत मिजोरम में कुल 3026 असाक्षर लोगों की पहचान की गई थी, जिन्हें अब इस योजना के तहत साक्षर किया गया है। जिसके साथ ही अब यहाँ पर देखें तो साक्षरता दर बढ़कर 98.2% हो गया है। अब यहाँ पर उल्लास कार्यक्रम की बात करें, ये हालांकि पहले हमने बतलाया भी है। देखिए, नव भारत साक्षरता कार्यक्रम यानी उल्लास की शुरुआत भारत सरकार द्वारा 2022 में की गई थी और ये 2027 तक लागू किया जाएगा, ये इसकी अवधि है। अच्छा, इस योजना का उद्देश्य 15 वर्ष से अधिक आयु के गैर साक्षर व्यक्तियों को साक्षर बनाना
ये इसका मूल उद्देश्य है। अच्छा, यहाँ पर एक चीज ये ध्यान रखें, इसमें हमने जो बात किया एक्चुअली में जो मिजोरम शीर्ष पर इस समय है, अगर वर्तमान में पूछा जाए कि खास करके साक्षरता दर किस राज्य का सबसे अधिक है, तो दिमाग में सेट रखिए मिजोरम। और ये चीजें जो यहाँ पर हमने डेटा आपको बताई ये बहुत इंपॉर्टेंट है। इसी में अगर हम बात करें सबसे अंतिम स्थान पर कौन है, उससे पहले हम देख लेते हैं इसमें जो मिजोरम के अतिरिक्त टॉप में है वो कौन कौन से राज्य या फिर केंद्र शासित प्रदेश है, यहाँ पर हमने लिखा है। देखिए, मिजोरम का 98.2% के साथ पहले स्थान पर, लक्षद्वीप 97.3% के साथ दूसरे स्थान पर, नागालैंड 95.7% के साथ तीसरे स्थान पर, और वहीं पर केरल जो है अब ये चौथे स्थान पर है 95.3% के साथ। मेघालय केरल चौथे स्थान पर है, मेघालय पांचवें स्थान पर 94.2% के साथ। तो ये चीजें यहाँ पर ध्यान रखिए। लेकिन यहीं पर अगर हम बात करें साक्षरता में, अभी भी पिछले पायदान पर है आंध्र प्रदेश और अपना बिहार। यहाँ पर वही चीजें हमने लिखा कि आंध्र प्रदेश और बिहार सबसे नीचे है इसमें। देखिए, आंध्र प्रदेश की कुल साक्षरता दर 72.6%, जबकि बिहार की 74.3% दर्ज की गई है। आंध्र प्रदेश सबसे नीचे है और सेकेंड लास्ट पर है अपना बिहार। तो ये चीजें यहाँ पर इसको लेकर आपको ध्यान रखना बहुत ये इंपॉर्टेंट है। और ये सभी चीजें किसकी रिपोर्ट में या फिर किसके माध्यम से हो पाई है, जो जानकारी अभी आई है, तो ये नव भारत साक्षरता कार्यक्रम यानी कि उल्लास के तहत ये सारी डेटा हमें निकलकर जो सामने आती है वो देखने को मिलता है। चलिए, अगला प्रश्न है, केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने निम्नलिखित में से कहां हाल ही में पायलट परियोजना के रूप में E0 FIR जो सेवा है इसकी शुरुआत की, या फिर इस पहल की शुरुआत की गई है? तो अभी हाल ही में ये दिल्ली में इसकी शुरुआत की गई है। अतः विकल्प नंबर ए इस प्रश्न का राइट आंसर होगा। देखिए, आपको बता दूं, केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने हाल ही में नई दिल्ली में E0 FIR पहल की शुरुआत की है, जिससे कि साइबर वित्तीय अपराधों की शिकायतें स्वचालित रूप से दर्ज की जाएगी। अब ये ध्यान रखिएगा, ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। इस योजना के तहत या फिर जो शुरुआत हुई है, दरअसल ये पायलट प्रोजेक्ट के रूप में शुरू हुआ है दिल्ली में। और आपको ध्यान रखना, वित्तीय खास करके साइबर वित्तीय अपराधों की शिकायतों के लिए ये स्वचालित मोड में ऑटोमेटिक रूप से ये शिकायत दर्ज इसमें होगा। लेकिन इसमें कंडीशन है, पायलट परियोजना के रूप में जब इसकी शुरुआत हुई है तो वर्तमान में यह 10 लाख रुपए से अधिक की राशि वाले वित्तीय धोखाधड़ी पर ही लागू करेगा। मतलब 10 लाख रुपए या फिर उससे अधिक का वित्तीय धोखाधड़ी हुआ है तो उसकी सुनवाई इसके तहत होगी, मतलब वही मामला इसमें दर्ज किया जा सकता है। अच्छा, अगला पॉइंट है कि भारतीय साइबर अपराध समन्वय केंद्र I4C के माध्यम से इस नई E0 FIR फिलहाल पायलट परियोजना के रूप में शुरू की गई। एक्चुअली अभी हम आपको बतला भी रहे थे। और इस FIR पहल का उद्देश्य साइबर अपराध पर काबू पाना है, जिस उद्देश्य को लेकर अभी हाल ही में यहाँ पर E0 FIR पहल शुरू किया गया है। और उद्घाटन किनके द्वारा हुआ, तो केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह के द्वारा। फिलहाल इतनी जानकारी इस प्रश्न में। आते हैं अगले प्रश्न पे। निम्न में से कौन भारत का पहला ऐसा राज्य बना है जिसने 10वीं कक्षा के सभी विद्यार्थियों के लिए रोबोटिक्स शिक्षा जो है ये अनिवार्य कर दिया है? ये अनिवार्यता लागू किया गया है केरल सरकार के द्वारा। अतः विकल्प नंबर ए यहाँ पर इस प्रश्न का राइट आंसर होगा। देखिए, केरल सरकार ने हाल ही में राज्य में 10वीं कक्षा के सभी विद्यार्थियों के लिए रोबोटिक्स की जो शिक्षा है वो अनिवार्य कर दी है। और इस प्रकार केरल ऐसा करने वाला देश का पहला राज्य बना है। दरअसल इसकी शुरुआत जो है इसी शैक्षणिक सत्र में 25-26 के लिए 2 जून से शुरू होगी, जिसमें कि रोबोटिक्स की शिक्षा थ्योरी और प्रैक्टिकल दोनों ही तरीके से दी जाएगी या फिर पढ़ाई जाएगी। अच्छा, इसके साथ ही आपको यह भी ध्यान रखना कि 10वीं कक्षा की सूचना और संचार प्रौद्योगिकी की किताब में यानी कि सिलेबस में एक नया अध्याय द वर्ल्ड ऑफ रोबोट्स भी जोड़ा गया है, जिसमें रोबोटिक्स की बुनियादी समझ के बारे में जानकारी दी गई है। तो ये सारी बातें अभी मीडिया में है और ये पहल को संचालित करने वाला या फिर घोषणा करने वाला या फिर अनिवार्यता लागू करने वाला देश का पहला राज्य बना है केरला। और ये बहुत बड़ा पहल है केरल सरकार का। अब यहाँ पर अगला पॉइंट है कि हालिया IA के रिपोर्ट के अनुसार केरल 95.3% साक्षरता के साथ देश के मौजूदा समय में या फिर साक्षरता में देश में मौजूदा समय में चौथे स्थान पर है। यहाँ पर यह ध्यान रखें, केरल जो सरकार है अब रोबोटिक्स की दुनिया में इंटर कर रहा है स्कूली शिक्षा में, लेकिन अपना बिहार इस समय भी स्कूली शिक्षा में खास करके अगर हम देखें तो अंग्रेजी को अनिवार्य नहीं कर पाया। आज भी अंग्रेजी कंपलसरी नहीं हुई है। तो ये बहुत बड़ी बात है, केरल की जो शिक्षा स्तर है वो कितना आगे निकल चुका है। ठीक है, इस चीज को स्वीकार हमें करना पड़ेगा। अच्छे, साक्षरता में प्रथम 3 राज्य की बात करें, अभी हम आपको बतला रहे थे, या फिर 3 राज्य या फिर केंद्र शासित प्रदेश की बात करें तो सबसे पहले मिजोरम, फिर लक्षद्वीप, फिर नागालैंड इसमें है। लेकिन वहीं पर आंध्र प्रदेश और बिहार की स्थिति अब भी यूं ही बदहाल है। शिक्षा के मामले में यहाँ पर जो हमें डेटा देखने को मिलता है वो बहुत ही नीचे है। आंध्र प्रदेश सबसे निचले पायदान पर और सेकेंड लास्ट पर अपना बिहार है क्रमशः 74.3% साक्षरता के साथ।
अगला 10वां प्रश्न है कि हाल ही में 21 मई 2025 को गुजरात वन विभाग द्वारा डैश यानी कि कौन सी शेर गन्ना 2025 रिपोर्ट पेश की गई है। तो ये 16वीं गन्ना रिपोर्ट है शेरों को लेकर, जो अभी हाल ही में जारी की गई है। देखिए, हाल ही में 21 मई 2025 को गुजरात वन विभाग द्वारा 16वीं शेर गन्ना 2025 रिपोर्ट पेश किया गया। अच्छा, यह पिछली बार गन्ना 2020 में हुआ था। आपको बता दूं कि रिपोर्ट के अनुसार गुजरात में एशियाई शेरों की जो संख्या पिछले 5 साल में 674 से बढ़कर अब 891 हो गई है। प्रतिशतता के दृष्टिकोण से देखें तो लगभग इसमें 32% की वृद्धि हुई, यानी कि 32% की ये वृद्धि को दर्शाता है। अच्छा, गन्ना के अनुसार यहाँ पर वयस्क नर की जो संख्या है, यानी कि वयस्क नर शेर की जो संख्या है ये वयस्क मादा से कम है, ये आकलन यहाँ पर हुआ है। अच्छा, एक जानकारी और भी यहाँ पर है कि गुजरात अवस्थित गिर वन, ये जो गिर वन है गुजरात में, ये दुनिया में शेर की प्रजाति का अंतिम निवास स्थान है, जिसे वर्ष 1965 में अभ्यारण्य के रूप में घोषित किया गया था। इसके बाद से किसी भी मतलब क्षेत्र को या फिर किसी भी वन को एक अभ्यारण्य के रूप में शेर के निवास स्थान के लिए मूल रूप से घोषित नहीं किया गया। ये अंतिम निवास स्थान है जिसे वर्ष 1965 में घोषित किया गया। पूरे दुनिया की यहाँ पर हम एक्चुअली बात कर रहे हैं। अच्छा, शेर का वैज्ञानिक नाम क्या होता है, यहाँ पर वो लिखा गया है पैंथेरा लियो पेर्शिका। ये शेर का वैज्ञानिक नाम यानी कि साइंटिफिक नेम है। जिस प्रकार से मानव का जो साइंटिफिक नेम होता है होमो सेपियंस, उसी प्रकार से शेर का भी ध्यान रखिए। अगला 11वां नंबर प्रश्न है कि निम्नलिखित में से किन्हें हाल ही में सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन का अध्यक्ष नियुक्त किया गया है। इनका नाम है विकास सिंह, जो अभी हाल ही में सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन के अध्यक्ष नियुक्त हुए हैं। इन्हें आप यहाँ पर तस्वीर में देख रहे हैं। देखिए, सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन एक समूह है जिसमें कि सर्वोच्च न्यायालय के अभ्यास करने वाले वकील यानी कि जो प्रैक्टिसिंग वकील होते हैं वो इसमें दरअसल शामिल होते हैं। दरअसल अभी हाल ही में सीनियर एडवोकेट विकास सिंह ने सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन 2025-26 के अध्यक्ष का पदभार या फिर जो पद है इस पर चुनाव जीत लिया है। अच्छा, यह चौथी बार है जब वह सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन के अध्यक्ष चुने गए हैं। इससे पहले 2022-23, 17-18 फिर 2021-22 में वे चुनाव जीते थे। अच्छा, इसके अतिरिक्त, ये तो अध्यक्ष की बात हुई, इसके अतिरिक्त राहुल कौशिक ने उपाध्यक्ष पद पर चुनाव जीता, प्रज्ञा बघेल सचिव बनी है और वहीं पर विक्रांत यादव को कोषाध्यक्ष पद के लिए निर्वाचित किया गया फिर चुना गया है। तो ये चीजें सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन को लेकर है। और मैं आपको बता दूं, ये इस तरह के प्रश्न इंपॉर्टेंट होते हैं, ये मत सोचेगा कि नहीं पूछा जाएगा, बिल्कुल पूछा जा सकता है, प्रबल संभावना, ये तमाम बातें ध्यान रखिए। आते हैं अगले और अंतिम प्रश्न पे। हालिया आई एक रिपोर्ट के अनुसार निम्नलिखित में से कौन सा देश 2025 में सबसे अधिक तेल और गैस भंडार वाला देश है। देखिए, इसका जो राइट आंसर है, जो नवीनतम रिपोर्ट कहती है, इसके आधार पर वेनेजुएला इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। तो आज की इस वीडियो में 12 महत्वपूर्ण प्रश्नों का संग्रह हमने आपके बीच किया। आई होप कि यहाँ से डे बाय डे आप चीज़ों को बेहतर तरीके से समझ रहे हैं और आपकी जो तैयारी है वो बेहतर तरीके से हो रही है। दोस्तों, हमारा ये उम्मीद है कि जिस प्रकार से हम मेहनत करते हैं और उसका जो परिणाम है वो आप लोगों को मिलेगा, और ये तभी पॉसिबल हो पाएगी जब आप भी हमारे साथ मेहनत करेंगे। तो इस सीरीज में जितनी चीजें हमने आपको पढ़ाया है पूरी निरंतरता के साथ ध्यान रखिएगा। अच्छा, यहाँ पर आज के इस वीडियो का प्रश्न है जिसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में लिखना है, ठीक है। अच्छा, यही वो कोर्स है जिसके माध्यम से हमारे तमाम जो करंट अफेयर्स के मटेरियल हैं, जो खास करके डेली, मंथली, ईयरली स्पेशल नोट्स आदि कुछ महत्वपूर्ण इवेंट हुए तो उसको लेकर, जैसे अभी हाल ही में खेलो इंडिया यूथ गेम्स बिहार की मेजबानी में पहली बार आयोजित हुआ, ये तमाम चीजें टॉपिक वाइज आदि जितने भी करंट अफेयर्स होते हैं वो सभी इस कोर्स में आपको मिल जाएगा। आप लोग जल्दी से इस कोर्स को ज्वाइन कर लीजिए। एक ऑफर आपके पास है 31 तारीख तक, कूपन कोड न्यू अप्लाई कीजिएगा, भारी डिस्काउंट यहां पर आपको देखने को मिलेगा, यानी कि नाम मात्र कर फी पर आप इसे ज्वाइन कर पाएंगे। अच्छा, विशेष तौर पर टेस्ट सीरीज भी आप लोगों को ज्वाइन करना अगर आप 71वीं बीपीएससी एग्जाम की प्रिपरेशन में लगे हैं तो, ठीक है। आप कहीं से भी ज्वाइन कीजिए, टेस्ट सीरीज ज्वाइन करना काफी अहम माना जाता है किसी भी एग्जाम को लेकर। एक कहावत है ना, युद्ध से पहले युद्ध की तैयारी होती है, तो ये समझिए कि टेस्ट सीरीज वही होता है। मतलब आप अपना मूल्यांकन कर पाते हैं कि जो प्रिपरेशन आपने किया है आगामी एग्जाम के लिए वो कितना कारगर साबित होने वाला है। तो एक प्रकार से ये बहुत बड़ा रोल प्ले करता है। जो लोग इच्छुक हैं, अगर इस एग्जाम की प्रिपरेशन में लगे हैं तो जरूर ज्वाइन कर लीजिएगा। हम मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। अच्छा, ये कूपन कोड जरूर डालिएगा, यहाँ पर एडिशनल डिस्काउंट आपको मिल जाएगा 31 तारीख से पहले अगर आप ज्वाइन करेंगे तो। हम मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद।